रहे मूवी का रिव्यू नहीं दिया है, अभी नहीं लूंगा, हुक के तौर पे रखता हूँ, बाद में पूछूंगा मूवी दरअसल लगी कैसी, इस एक्सटेंडेड वीकेंड में देखनी है कि नहीं देखनी, वो बात के लिए। अभी चलेंगे हर्षदा के पास और अब स्टॉक्स इन न्यूज़ की चर्चा कर ली जाए ताकि मुनाफे की तैयारी पूरी हो जाए। सबसे पहले कल शाम को बड़ा इंटरेस्टिंग अपडेट आया। अटकलें थी कि अदानी ग्रुप सीमेंट में कुछ एक्विजिशन करने वाला है, तमाम नाम सामने आ रहे थे, लिस्टेड नॉन लिस्टेड। फाइनली आउटकम आ गया है। हर्षदा भाई, किसको खरीदा अंबुजा सीमेंट्स ने, क्या है पूरी कहानी? अच्छा, इसका चार्ट एक काम करिए सावंत साहब, आप रेडी करो, मैं आता हूं आपके पास चार्ट के लिए। अंबुजा सीमेंट ने साउथ इंडिया बेस्ड पेन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज को खरीदने का प्लान बना लिया है। 10,422 करोड़ में दरअसल ये सौदा होता हुआ दिखाई देगा। पेन्ना सीमेंट के एक्विजिशन के बाद बेसिकली साउथ इंडिया में पकड़ और मजबूत होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। अब आपको ये समझना है कि किस तरह की कैपेसिटी ऐड होगी। FY28 में 140 मिलियन टन पर एनम की जो टारगेट्स हैं उसमें दरअसल ये डील आगे लेकर जाएगी और 20% मार्केट शेयर भी FY28 में ये जोड़ना चाहते हैं। दक्षिण भारत में कंपनी की पहुंच और बढ़ाने पर कंपनी का जोर है, इसीलिए PCIL पर इनकी नजरें रही हैं। इसके पहले इन्होंने संघी इंडस्ट्रीज एक्वायर किया था। अब पॉनी ऑनबोर्ड क्या लेकर आता है? 10 मिलियन टन पर एनम की इस समय कैपेसिटी है। 4 इंटीग्रेटेड यूनिट्स है, 2 ग्राइंडिंग यूनिट्स है, अच्छी खासी लाइमस्टोन रिजर्व्स है, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर कंपनी पोजीशनड है। 4 मिलियन टन उत्पादन क्षमता के 2 प्लांट्स और एडिशनल आएंगे, तो उससे भी दरअसल जुड़ेगी कैपेसिटी। जोधपुर और कृष्णापट्टनम में काम चल रहा है, अगले 6 से 12 महीनों में ये और 4 मिलियन टन कैपेसिटी ऐड होती हुई दिखाई देगी। तो इस एक्विजिशन के बाद जो एग्जिस्टिंग अंबुजा सीमेंट की कैपेसिटी हो जाएगी वो करीब करीब 89 मिलियन टन पर एनम के आसपास आती हुई दिखाई देगी और टारगेट्स जैसे हम जानते हैं वो FY28 तक 140 MTPA के हैं। अब ब्रोकरेजेस की राय माने तो जेफरीज बाय कॉल दे रहा है 735 रुपीस प्रति शेयर, सिटी न्यूट्रल है, मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट है, CLSA अकेला है जो कह रहा है कि वो सेल साइड पर रहेंगे 575 के टारगेट के लिहाज से। ब्रोकरेजेस ने यह भी कहा है कि इस एक्विजिशन के बाद कंपनी दरअसल टॉप 3 प्लेयर्स साउथ इंडिया में बन जाएगी। साथ ही साथ अगर इस डील की वैल्यूएशन देखें तो $80 to $100 के बीच EV पर टन पर यह दरअसल सौदा आका जा रहा है और ये इनफैक्ट एक अच्छा सौदा माना जाएगा, इसीलिए अंबुजा सीमेंट के लिए एक थम्स अप है। सुनने में तो अच्छा लग रहा है पार्थिव, साउथ इंडिया में मार्केट शेयर 8% बढ़ेगा, ओवरऑल 2% देश भर में इनका मार्केट शेयर बढ़ जाएगा इस डील के चलते। पर ब्रोकरेजेस एक्चुअली डिवाइडेड हैं, एक तो इक्वल वेट है यानी कि जिस भाव पे खड़ा है उसी का टारगेट है उनका, एक कहता है 735 खरीद लो जेफरीज, एक कहता है 575 बेच दो CLSA। आप किस करवट बैठ रहे हो? अंबुजा सीमेंट पे फंडामेंटली दरअसल व्यू क्या बन रहा है? actually fundamentally definitely we are very positive। देखिए काफी टाइम जो रिसर्च रिपोर्ट्स आते हैं वो कुछ लैगिंग इंडिकेटर्स भी देखते हैं कि जैसे कि ROE। अभी हम जानते हैं कि अंबुजा सीमेंट के प्रमोटर्स ने ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ फंड्स इन्फ्यूज किए और 25,000 करोड़ की कैश किटी बनाई है। तो इसके वजह से हमेशा ROE जो है वो डाइल्यूटिव होते हैं, तो 11% के आसपास ROE है। और ROCE भी जब भी कोई इनऑर्गेनिक एक्विजिशन होता है तो इनिशियली ROCE डिप्रेस्ड रहते हैं बिकॉज इट इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, काफी मॉडर्नाइजेशन ऑपरेशन एफिशिएंसी डालने में आती है। पेन्ना सीमेंट की बात करूं तो लास्ट ईयर उन्होंने 1400 करोड़ के आसपास के टॉप लाइन पे 120 करोड़ का कुछ लॉस दिया था। द रीजन बीइंग कि कोल की इनएफिशिएंसीज थी, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की इनएफिशिएंसी थी। ऐसा नहीं उनके पास लाइमस्टोन माइने अच्छे प्लांट्स नहीं है, सब कुछ अच्छा है। सो यही चीज अभी आगे जाते हैं अदानी ग्रुप कितना जल्दी टर्न अराउंड करती है उस पे आई थिंक डेफिनेटली हम देखेंगे। और उनके पास ये कैपेबिलिटी और ट्रैक रिकॉर्ड है। बहुत स्ट्रेटेजिक डिसीजन है बिकॉज आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छा एक एक्विजिशन किया है। ये जो EV बाय टनेज की वैल्यूएशन की बात हो रही है $90-95, मुझे लगता है कि दे विल नॉट स्टॉप एट 14 मिलियन टन, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पेना सीमेंट के ही रोड मैप में था। एडिशनल 3 मिलियन टन उनके पास ऐड करने की क्षमता है। वो जो पेस पे कर पाएंगे और जो EV बाय टन के कॉस्ट पे कर पाएंगे उसका अनुमान है करीबन $40 to $45। तो ब्लेंडेड बेसिस पे देखें तो ये पूरा जो एक्विजिशन है ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस एट $80, विच इज फार लेस देन द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ $120। तो मुझे लगता है बहुत ही शानदार एक्विजिशन है और मार्केट विल लाइक द फैक्ट कि कैश नहीं रही है और इट हैज गॉन टू बाय फिक्स्ड एसेट्स विद वेरी गुड लाइमस्टोन माइन एसेट्स। तो लॉन्ग टर्म के लिए से हम लग रहा है कि अंबुजा सीमेंट इज अ वेरी गुड बाय। कोई भी डिप्स आता है तो डेफिनेटली इस पे लॉन्ग जा सकते हैं। अंबुजा सीमेंट्स इज अ वेरी गुड बाय, कोई भी डिप्स में खरीदारी। पार्थिव जुड़े हैं
अदानी ग्रुप की चर्चा हो रही तो आगे पूछूंगा। हम सब रिटेल, जब भी हम लोग पढ़ते सोशल मीडिया लाइव गाते हैं, जब इंटरेक्शन करने के लोग अपने सवाल भेजते हैं, सबसे ज़्यादा सवाल इसी ग्रुप के आते हैं। इस ग्रुप में अगर एक स्टॉक तेजी की तरफ राइड करना है, अंबुजा है या कोई और, वो आप सोच के रखना, आगे आपसे पूछूंगा। पर ध्यान रखिएगा, आज सीमेंट एज अ स्पेस रडार पे रहेगी, क्योंकि इस डील के चलते एमएनए तूल पकड़ेगा, ऐसे होप्स जागेंगे। दक्षिण भारतीय कंपनीज खासतौर पे फोकस में आएंगी। एक तो दिग्गज प्लेयर वहां एंट्री कर रहा है, तो छोटे प्लेयर उत्साहित होंगे, पर उसी समय बाकी दिग्गज जो स्पेस के, उनकी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ रही है अंबुजा के आने से पहले। इसलिए देखना होगा दक्षिण भारत के स्टॉक दरअसल रिएक्ट कैसे करते हैं इस पूरे डेवलपमेंट पे, और अंबुजा खुद कैसे रिएक्ट करता है। डील अच्छी है। सावंत साहब, चार्ट्स पे अंबुजा सीमेंट कैसा प्लेस्ड? जी आशीष जी, अगर हम देखें तो एक रेजिस्टेंस के करीब आया हुआ है, जहां कल भी रिजेक्शन मिला है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अहम सपोर्ट है 640 640 का। करंट प्राइस करीबन 665 के आसपास है। अगर थोड़ा नीचे यानी 650 645 के जोन में मिल जाता है तो ये एक अच्छे लेवल पे बाय हो जाएगा। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 635 635 और वहां से होल्ड करेंगे फॉर टारगेट्स अराउंड 685 690। बट अगर गैप अप हो तो मेरे हिसाब से छोड़ देना चाहिए। सिर्फ अगर नीचे जोन में 650 के जितना नजदीक मिले वो एक अच्छा लेवल होगा ऐड करने के लिए। वोडाफोन आइडिया अगला इंपॉर्टेंट काउंटर। कल वो बोर्ड मीट का आउटकम सामने आ गया है। मानस, वोडाफोन आइडिया प्लस इंडस टावर, दोनों के चार्ट आप रेडी रखना। हर्षदा, क्या कह रहे हैं, बोर्ड मीट का आउटकम क्या है? यहाँ पर दरअसल जैसे हम इंतजार कर भी रहे थे कि यहाँ पर फंड रेज कंपनी करती हुई दिखाई देगी, वो अब अंजाम लेता हुआ दिखाई दे रहा है। आशीष, 2458 करोड़ तक का फंड रेज कंपनी कर रही है इक्विटी शेयर्स इशू करके। अब ये शेयर अलॉटमेंट करीब 166 शेयरों का रहेगा। 14 रुपए 80 पैसे प्रति शेयर के भाव पर होगा। कल ये स्टॉक 16 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। नोकिया सोल्यूशन को 102 करोड़ शेयर इशू किए जा रहे हैं और उनसे 1520 करोड़ रुपीस रेज करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एरिक्सन का भी नाम शामिल है। 63.37 करोड़ शेयर इनको इशू किए जाएंगे और एरिक्सन इंडिया फिर 938 करोड़ तक का फंड इन्फ्यूजन करता हुआ दिखाई देगा। तो ये डिटेल्स निकल कर आए हैं। वोडाफोन जो 2458 करोड़ का फंड रेज कर रहा है। बढ़िया है। कुछ हिंट थी बाजार को, नोकिया और एरिक्सन को करेंगे। 14 रुपए 80 पैसे के भाव पे ये शेयर जारी करने की तैयारी। मैं इंडस टावर इसीलिए रडार पे रखने की बात कर रहा हूं क्योंकि इनके डेट ऑब्लिगेशंस तो हो गया, लेकिन वोडाफोन आइडिया का सबसे तगड़ा ऑब्लिगेशन है इंडस टावर पे, 10,000 करोड़ रुपए का बकाया। कोई खबर नहीं इसको लेकर। ये स्टॉक सल कर भी रहा है ऑफ लेट अच्छी तेजी के बाद। मानस, दोनों चार्ट्स की पोजीशनिंग कैसी? देखिए, आइडिया बेहतर लगता है। आइडिया में जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि कम से कम 18 रुपए के भाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आप ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ प्रोबेबिलिटी है कि इस बार इस 18 रुपए के लेवल्स को ब्रीच करके 22 रुपए की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करें। तो अगर आपके पास समय है, अगर 2-3 मंथ का समय है, तो आप 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से आइडिया में बने रह सकते हैं। कभी कोई डिप मिले तो खरीदारी भी कर सकते हैं। लेकिन इंडस स्टार में कोई ट्रेंड दिख नहीं रहा है। एक रेंज है, 365 पे एक रेजिस्टेंस है, तो जब तक उसके ऊपर ना निकले एग्रेसिव होकर खरीदारी नहीं करनी है। लेकिन अगर ये 320 रुपए के नीचे इस बार फिसलता है तो गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 319 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए और फ्रेश खरीदारी 360 रुपए के ऊपर ही करें। बिल्कुल, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एक केस स्टडी है। आप एक बार कंपेयर करिए वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल को, और किसी भी टाइम फ्रेम में कर लीजिए। आई थिंक इस साल भी वोडाफोन आइडिया ईयर टू डेट नेगेटिव ही होगा। ठीक है, ये तो खैर 12 महीने का चार्ट आ गया। एक इस साल 5.5% नीचे है और उसके सामने आप भारती रख दीजिए। और आइडिया में ना उस दिन रिजल्ट वाले दिन सबका माल फूट गया होगा, भारती का नहीं फूटा होगा। भारती उस दिन भी स्ट्रांग रहा था। इस साल देखो 40%। तो क्या होता है ना, सबको पैसा कमाना होता है कि छोटे टिकट के आइटम में, कि छोटा सा स्टॉक में पैसा बनाना है, जबकि ज़्यादा पैसा आपको उससे कम वॉलेटिलिटी में, कहीं कम वॉलेटिलिटी में उससे कहीं ज़्यादा पैसा आपको भारती ने बना के दिया है। लेकिन लोगों को चाहिए कि वो 10 वाला 20 हो जाए या 20 वाला 40 हो जाए, वो स्टॉक चाहिए। 700 वाला 1400 हो जाए, वो शायद किसी को नहीं चाहिए। या महिंद्रा एंड महिंद्रा देखिए, जैसे 1400 वाला 2800 हो जाए, वो समाव किसी को नहीं चाहिए। ये मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग सही में। हाँ, खैर ये है टेलीकॉम एज अ स्पेस और खासतौर पर वोडाफोन आइडिया पे चर्चा। नालको, कल इसको लेकर भी अपडेट्स आए थे। नालको का चार्ट बहेती साहब आप खोलो, आता हूं आपके पास।
हर्षदा क्या अपडेट? नालको दरअसल वो जो पोतांगी बॉक्साइट माइनिंग लीज डीड है जो उड़ीसा में है, वो दरअसल अब अलॉट हो गई है नालको को। 697 हेक्टेयर एरिया में ये माइन फैली है। अब माइन के एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 3.5 मिलियन टन की है। रिजर्व का जो एस्टिमेट है वो करीब करीब 111 मिलियन टन के आसपास का है। नालको कहता है कि माइन जल्द ही ऑपरेशनल होगी और यहाँ से जो माइंड बॉक्साइट रहेगा ये नालको की रिफाइनरी तो जो दामन जोड़ी में है वहाँ पर भेजी जाएगी। तो नालको के लिए एक पॉजिटिव है कि बॉक्साइट्स की माइनिंग के लिए यहाँ पर वो रिफाइनरी अब खुलती हुई और उसमें ऑपरेशंस शुरू होंगे। क्या कहता है चार्ट बहेती साहब? खबर तो अच्छी। जी आशीष जी, चार्ट भी स्ट्रेंथ ही दिखा रहा है और जिस हिसाब से जो गिरावट थी एग्जिट पोल के बाद वाले दिन की, अब उसका काफी हद तक रिकवरी ऑलमोस्ट हो चुका है। स्टॉक अपने 20 डेमा के पास आ चुका है। हमें लग रहा है कि एक अच्छा ब्रेकआउट इसमें देखने मिलेगा। जब ये 188 के ऊपर खुल के सस्टेन करता है तो खरीदारी की सलाह रहेगी 185 का स्टॉप लॉस लगाकर। 188 का जो अगर ब्रेकआउट मिलता है तो उसमें पोजीशन और ऐड करने की सलाह है। हमें लगता है इसमें 195 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए अब समय कम है, बाकी के सारे स्टॉक्स न्यूज हर्षदा। हेवल्स रेडार पर रखेंगे आशीष पहले तो, क्योंकि एक तो वायदे बाजार की कंपनी है। कंपनी ने गिलोथ और साथ ही श्री शक्ति के लोकेशंस पर डिसाइड किया है कि 15 लाख यूनिट्स प्रति साल दरअसल अपनी कैपेसिटी वो बढ़ाना चाहेंगे एसीज के लिए। उस लिहाज से करीब करीब 50 से 60 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा। इन्वेस्टमेंट इंटरनल अक्रूवल्स के जरिए फंड होगा और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड है कंप्लीशन होगा इस कैपेसिटी एनहांसमेंट का Q4 FY25 के आसपास। तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा सुवेन फार्मा पर। इन्होंने एक डेफिनेटिव अग्रीमेंट साइन किया। 100% इक्विटी शेयर्स हैदराबाद की सफाला ऑर्गेनिक्स में एक्वायर करने वाले हैं। इनिशियली 67.5% इक्विटी स्टेक खरीदा जाएगा और उसके बाद बाकी यहाँ पर 229 करोड़ के आसपास से सौदा आका जा रहा है। सिग्नेचर ग्लोबल की एक इकाई है स्टर्नल बिल्डकॉन। उन्होंने एक लैंड पार्सल खरीदा है 3.8 एकड़ का द्वारका एक्सप्रेसवे पर गुड़गांव में। अब लैंड की ओवरऑल पोटेंशियल कैपेसिटी है कि डेवलपेबल एरिया 6 लाख स्क्वायर फीट का रहेगा, तो वो एक पॉजिटिव है। अब पूर्वांकरा भी रेडार पर रखेंगे। रियल्टी कंपनियों में 1000 करोड़ का QIP का अप्रूवल बोर्ड ने दे दिया है या ये फंड रेज होता हुआ आगे दिखाई देगा। राइट्स को एक इन्होंने MOU साइन किया है दिल्ली मेट्रो के साथ। कंसल्टेंसी प्रोसेस पर काम करेगी। O&M ऑफ मेट्रो रेल सिस्टम्स पर भी काम किया जाएगा। निटको ने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है मुंबई में, उसको मोनेटाइज करने का इरादा सामने रख दिया है। कन्वेयंस डीड वर्थ 232 करोड़ इन्होंने साइन किए हैं रुनवाल बिल्डर्स के साथ। विप्रो ने एक कोलैबोरेशन किया है सीमेंस के साथ। ट्रांसफॉर्म ऑटोमेटिव सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाली है दोनों कंपनियां मिलकर। मॉस्चिप टेक्नोलॉजीज रेडार पर रहेगा। मेटी ने इनके डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया है। ब्लॉक डील्स पर फोकस ध्यान रखिएगा। L&T फाइनेंस बेन पूरी तरह से एग्जिट हो चुका है। L&T ने 0.5% हिस्सेदारी खरीदी। मॉर्गन स्टैनली ने 1.26% हिस्सा लिया है। सेंको गोल्ड में जो ब्लॉक हुआ है उसमें सेफ पार्टनर्स ने 5.8% हिस्सा ऑफलोड किया 960 रुपीज प्रति शेयर पर। बायर्स में इंडिया आकॉम ICAV है, मोतीलाल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड है, APH कैपिटल मास्टर फंड है। धामपुर में भी ब्लॉक हुआ था। अनिल कुमार गोयल ने करीब करीब 6 लाख शेयर बेचे। 0.9% तक का स्टेक इन्होंने ऑफलोड किया है। FY24 के अंत तक इनका करीब करीब 9% के आसपास का स्टेक था, तो 1% कम किया है। रखिए इन तमाम स्टॉक्स को रडार पे। मॉस्चिप वैसे बाजार बंद होने से 4-5 मिनट पहले खबर आई थी, एक रिएक्शन आया था, लेकिन खबर अच्छी है। आज फिर शायद वो स्टॉक रडार पे आपने रखिएगा। आज महिंद्रा ग्रुप की सारी कंपनीज रडार पे रहेंगी। इन्वेस्टर डे है M&M का, M&M फाइनेंशियल्स का, टेक महिंद्रा का, महिंद्रा लाइफ स्पेस का। लेकिन अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। पार्थिव, क्या आंसर है भाई? अदानी ग्रुप पे अगर दाव लगाना है, फंडामेंटली आपका सबसे प्रिफर्ड आइडिया कौन सा? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग अदानी ग्रुप की जब बात होती है तो इन्वेस्टर्स को यही फील आती है कि ग्रुप रिस्की है।
लेकिन आई थिंक अगर ओवरऑल ग्रुप का रेट ऑफ रिटर्न देखे फ्रॉम ऑल इट्स स्टॉक्स, आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम द पेरेंट अदानी एंटरप्राइज से लेके अदानी पोर्ट्स की बात करें, पावर एक्सेट्रा, तो आई थिंक इट हैज बीन अ फैंटास्टिक वेल्थ क्रिएटर, उसमें कोई दो राय नहीं है. सो फॉर द पीस ऑफ माइंड ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमें लग रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसेस इज अदानी पोर्ट. सी अदानी पोर्ट अगर देखने जाए तो आज की तारीख में उनकी जो कैपेसिटी है और जो उन्होंने प्रोजेक्टेड टारगेट्स दिए कि बाय FY29 उनकी जो कैपेसिटी है कार्गो हैंडलिंग की वो ऑलमोस्ट 1000 मेट्रिक टन तक पहुंच जाएगी. ये आई थिंक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, बिकॉज एट FY29 बेसिस पे अभी जो उनका 24% का कार्गो हैंडलिंग का मार्केट शेयर है दैट विल गो टू एज हाई एज 35%. ये कंपनी ने बहुत सारे इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस किए और इसकी अगर मैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट की बात करूं तो आगे जाते कोई भी कंपटीशन को इस तरह की अगर कैपेसिटी बनानी है तो कॉस्ट एट विच अदानी पोर्ट्स ने बनाई है इट विल बी ऑलमोस्ट 1.5 to 2 टाइम्स ऑफ दैट. सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आने वाले प्लेयर्स के लिए इतना एफिशिएंट नहीं रहेगा जितना अदानी पोर्ट्स के लिए रहेगा. प्लस एक एन्युटी टाइप बिजनेस मॉडल है, डायरेक्ट प्रॉक्सी टू इंडिया जीडीपी ग्रोथ और एक्सिम ट्रेड. तो उस लिहाज से ये कंपनी ने जो वेयरहाउसिंग में भी कैपेबिलिटी बनाई है दैट इज हाईएस्ट मार्केट शेयर. तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिहाज से अदानी पोर्ट विल बी द बेस्ट बेट. कोटक इंस्टीट्यूशनल की रिपोर्ट भी आज अदानी पोर्ट्स पे ही आई है. बाय का लक्ष्य उनका भी है, 1650 के टारगेट्स के साथ खरीदने के मौके ढूंढिए. रैशनल आपकी स्क्रीन पर है और इस बीच बैंक ऑफ जापान दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं. तो भाई एक सरदर्द खत्म. खुलने से पहले अपडेट आ गया है, वो दिग्गज बैंक कुछ नहीं कर रहा है फिलहाल के लिए. शिल्पा जी, अनबायस्ड एक आप PVR INOX की पोजीशनिंग रेडी रखना, आ रहा हूं आपके पास. गाबा सर, कैसी लगी कल मूवी भाई, ये चंदू चैंपियन? फिल्म तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल. मैं तो कहूँगा फिल्म मुझे वाकई में अच्छी लगी. और ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है, ट्रू स्टोरी है पैरा ओलंपिक की, जहां पर हमको हिंदुस्तान को सबसे पहला एक गोल्ड मिला था पैरा ओलंपिक्स में. बहुत बहुत अच्छी फिल्म है, वेरी इंस्पायरिंग. एक जर्नी कि जिसको ओलंपिक का ड्रीम है कि मुझे ओलंपिक का गोल्ड चाहिए बचपन से, और वो अचीव कर लेता है. ट्रू स्टोरी. और 2018 में उनको एक अवार्ड भी मिला, पद्मश्री मिला है, सम्मानित किया गया था. फैंटास्टिक मूवी. मैं तो बोलता हूँ सभी को लेकर कि हमारे जब हम ट्रेडिंग जर्नी करते हैं तो हमारे में भी कश्मकश बहुत होती है. इस फुलफिलिंग मूवी, लेकिन हमको मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए. हम कहते हैं कि सपना जब खत्म होता है जब हम देखना बंद करते हैं, तब जाके सपना हमारा सपना होता है, लेकिन हम उसको छोड़ देते हैं रास्ते पर. चेज योर ड्रीम्स, चेज योर ड्रीम, देन स्टिक टू इट नो मैटर व्हाट. अल्टीमेटली हमारे अंदर की एक आवाज होती है, हम तब हारते हैं जब हमारी अंदर की आवाज बोलती है हमको. एक्चुअली द रियल जीत जब अपने अंदर की आवाज को हम हराएं. वो बोलती है तुम्हें कि आप जीत नहीं सकते, लेकिन बोले नहीं, मैं जीत सकता हूं. जब हम काउंटर करते हैं ओवर मूवी का, जितना बढ़िया तरीके से गाबा सर ने जज्बातों के साथ डिकोड कर दिया. मुरलीकांत पेटकर साहब की इंस्पायरिंग लाइफ पर बनी हुई ये मूवी. शिल्पा जी, आई एम होपिंग आपने नहीं सुना कुछ भी. चार्ट्स पे पोजीशन कैसा है PVR INOX? आशीष जी, यहाँ पे 1400 पे एक रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट भी 1360 पे बहुत स्ट्रांग है. तो मुझे लगता है कि ऑन डिक्लाइंस भी आप बाय कर सकते हैं. 1360 का एक स्टॉप लॉस रखे आप. यहाँ पे 1400 1410 का पहला टारगेट है. इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 1440 आपको इमीडिएट आ जाएगा. देन अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो पोजिशनली मुझे यहाँ से 1480 से 1500 के भी लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं. ठीक बात. यह है PVR INOX की कहानी. क्विकली अब मुनाफे की तैयारी समेट ली जाए और शुरुआत पहला सौदा की. बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं. वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है. यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें.